और चलिए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रेल सेवा के नव नियुक्त अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। चलाने के लिए नए इनोवेशन, नए भारत में आप जैसे नौजवानों ने नई टेक्नोलॉजी अपनाई है। आप देखते होंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी लेकर नॉर्थ से उत्तर तक, उत्तर से दक्षिण तक, तमाम जगह सबसे सुलभ और सबसे सस्ता साधन है तो रेल है। जब दुनिया की रेलों का अध्ययन करते हैं, भारत की रेलों का अध्ययन करते हैं, तो सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसके लिए सबसे बड़ा साधन है तो रेल है। और इसीलिए 11,000 से ज्यादा ट्रेन चलने के बाद भी कितना डिसिप्लिन इस रेल परिवार में है कि इतनी जगह ट्रेनें चलने के बाद भी 90 से 95 ट्रेनें अपने सही समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। हमने काफी व्यापक परिवर्तन किया है। 2030 और 2050 हमने 50 तक कैसी हमारी रेल सेवाएं होगी, इसको लक्ष्य को बनाकर हमने कार्य योजना बनाई है। और ये जिम्मेदारी आप पर आने वाली है। आप मैकेनिकल के साइड से भी हैं, इलेक्ट्रिकल साइड से भी हैं, पर्सनल साइड से भी हैं। तीनों सेवाओं में आपका योगदान होगा, देश को योगदान होगा। मुझे पता है कि पहले भाप के इंजन चलते थे, फिर डीजल के इंजन चलने चले, फिर अब इलेक्ट्रिकल इंजन चलने लगे। इलेक्ट्रिक के इस दौर में काफी परिवर्तन हुआ है। मैं एक बार जब सांसद था तो मैंने एक मुद्दा उठाया कि हम क्यों न, हमारे पास रेल की जमीनें पड़ी हुई है, सोलर से हम ट्रेन को चलाने का, क्योंकि ट्रेन में जो रेल विभाग जो बिजली लेता था बहुत महंगी लेता था, कहीं 14 रुपए, 16 रुपए, 12 रुपए। तो मैंने मंत्री जी को कहा क्यों नहीं हम ऐसा प्रयास करें कि सब जगह हम सोलर से बिजली चलाएं। हमारे पास इतनी जमीनें पड़ी हैं, इतने स्थान पड़े हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर रेलवे इस लक्ष्य के साथ काम कर रही है कि हम 100% इलेक्ट्रिफाइड भी करेंगे और कार्बन शून्य की ओर भी बढ़ेंगे। ये लक्ष्य रेलवे ने बनाया है। अब इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक के जो आप लोग पढ़कर जाएंगे, जो बौद्धिक क्षमता से मजबूत हैं, जिनमें आत्मविश्वास है, देश के लिए काम करने का जुनून है, कुछ परिवर्तन करने का लक्ष्य है, मुझे आशा है कि अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे इलेक्ट्रिकल क्षेत्र हो, चाहे मैकेनिकल क्षेत्र हो, चाहे पर्सनल क्षेत्र हो, तीनों सेवाओं के अंदर हमारा बौद्धिक ज्ञान, हमारी नई टेक्नोलॉजी, हमारी आईटी सेक्टर, इन तीनों का उपयोग करते हुए हम किस तरीके से इस रेल सेवा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अब रेल सेवाएं नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में पहुंच गई है। दुर्गम इलाके, पहाड़ियों, अभी कुछ दिन आपने पहले पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज भारत की रेल बना रही है।
दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना रही। ये हमारे मैकेनिकल और सिविल सर्विस के नौजवानों की नई इनोवेशन है। ऐसे कई सारे सेक्टरों के अंदर हमने रेल का व्यापक विस्तार किया है, रेल लाइनों का विस्तार किया है। अभी भी संसद के अंदर सबसे ज्यादा अगर माननीय संसद सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं अभावों की चिंता करते हैं तो रेल की करते हैं। अब जनप्रतिनिधि रेल की समस्याओं अभावों को क्यों उठाते हैं, ये आपको संसद के इस दायरे में समझना होगा। जिससे ज्यादा अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, वही मुद्दे हमेशा संसद में उठते हैं। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर भी है और सर्वोच्च संस्था भी है। मंदिर इसलिए यहां लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें पूरी इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से होती है, इसलिए ये मंदिर भी है। यहां से नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं। तो जब आप संसद के इस गलियारे के अंदर 2 दिन आप जब विजिट करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो आप ओम बिरला जो अभी आईआरएस अधिकारियों, नवनियुक्त आईआरएस अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, करना चाहिए ताकि आपको 130 करोड़ जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें एक स्थान पर मिल सकती है तो भारत का लोकतंत्र संसद से मिल सकती है। इसलिए मैं सरकार को भी कहता हूं कि पूरे देश की समस्याओं को एक स्थान पर अगर हम समझ सकते हैं तो भारत की संसद है, जहां 130 करोड़ जनता से ज्यादा लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि बैठते हैं। हमारी अलग अलग विविधताएं हैं, हमारी भौगोलिक स्थितियां अलग अलग हैं, हमारी संस्कृति संस्कार की अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन उस सब के बाद भी उन विविधताओं ही हमारा एकता का सूत्र है। विश्व के कई देशों के अंदर विविधता लोगों को तोड़ती है, लेकिन भारत की संस्कृति में विविधता लोगों को जोड़ने का काम करती है और उसमें सबसे ज्यादा हमारा लोकतंत्र का मंदिर संसद है। इसलिए 2 दिन आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोरोना इस कारण आपको हम लोकसभा की कार्रवाई नहीं दिखा सकते, लेकिन हम बड़ी स्क्रीन के अंदर आपको पुराने में प्रसन्नजीत से कहूंगे पुराने रेलवे के जितने भी मुद्दे उठते आए हैं, लोगों ने उठाए हैं, उन मुद्दों की एक सीडी आपको दें, ताकि आज यहां से जब आप ट्रेनिंग करके जा रहे हैं तो भविष्य को देख के जाएंगे कि ये मुद्दे देश के अंदर है, साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, पूर्व के अंदर, क्योंकि हर जगह अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं। कि जब मैकेनिकल का इंजीनियर जाएगा तो जो पहाड़ी इलाके के अंदर रेल बिछनी होगी तो उसमें खर्चा ज्यादा आएगा, जब पठारी में बेचना हो तो उसका अलग खर्चा आएगा। तो हमें एक साथ इस लोकतंत्र के मंदिर से उन बातों को समझना पड़ेगा, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षा, उम्मीदों को समझना पड़ेगा, उसके आधार पर अपनी योजनाओं को बनाना पड़ेगा। क्योंकि संविधान ने ये हमें दिशा दी है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं हो, जनता के लिए, जनता को बीच में बनकर योजनाएं बने। इसीलिए भारत का संविधान दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय भी है और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित भी है। इसलिए दुनिया के अंदर जब कभी भी संविधान बनते हैं
तो भारत के संविधान उनका मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। अब आप कल्पना करिए कि इतने साल पहले उन्होंने 100 साल बाद कैसा भारत होगा उसकी कार्य योजनाओं को देखते हुए संविधान बनाया। उनको पता था कि समय समय पर आवश्यकता के अनुसार संविधान में परिवर्तन भी करना पड़ेगा, इसलिए संविधान को लचीला भी बनाया ताकि आवश्यकताओं के अनुसार संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार भी संसद को। लेकिन कई बिंदुओं पर, कई अनुच्छेद, कई अनुसूचियों के अंदर उसमें परिवर्तन न कर सके, मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ न कर सके।